Hello students, welcome to my YouTube channel Physics City. Today we will start our last unit, that is unit number 4, Theory of Specific Heat of Solids. हम इस यूनिट में स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की 3 थ्योरीज डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट थ्योरी जो है दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी, डुलोंग-पेटिट's लॉ. सेकेंड थ्योरी है आइंस्टाइन्स थ्योरी. And the last one is Debye's theory of specific heat of solids. तो इस यूनिट में there are 3 theories जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से 2 theories हर साल एग्ज़ाम में मिलती हैं आपको, जिसमें से आपको एक करनी होती है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. नाउ we are going to start first theory, that is classical theory of specific heat of solids. इसको हम डुलोंग-पेटिट's लॉ भी बोलते हैं. आप जानते हैं that solids have many specific properties. Some material behave as metals for conduction of heat, while other having typical magnetic behavior. हीट कैपेसिटी आप जानते हैं, हीट कैपेसिटी द टिपिकली बल्क प्रॉपर्टी दैट डिपेंड बेसिकली ऑन थर्मल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स इन विच लेटिस वाइब्रेशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, तो हम स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass substance to 1 डिग्री सेल्सियस. एक यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट हीट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. तो हम स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे इसकी. उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्पेसिफिक हीट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे. देखो, जो हीट रिक्वायर्ड होती है डी क्यू, सपोज डी क्यू इज़ द हीट रिक्वायर्ड दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. जितना आपने रेज करना है टेम्परेचर, उसके ऊपर जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेज करना है उतना ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी. जितना सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा रिक्वायर होगी. तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो डी क्यू हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है यहाँ पे सी, वेयर सी इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. क्लियर? तो C कैन बी राइट एज डी क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डी टी. क्लियर? नाउ फॉर द यूनिट मास, तो M की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं 1. तो C की वैल्यू हमारे पास बनेगी डी क्यू बाय डी टी. तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट. और इन अदर केस बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ यू नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या हम डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डी भी लिख सकते हैं. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो जैसे ही वॉल्यूम को हम कांस्टेंट करते हैं तो डी वी की वैल्यू क्या बन जाती है 0. जैसे डी वी 0 तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं डी यू, यानी कि हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी डी यू. सो फॉर्मूला बिकम्स सी वी. एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात की है हमने, तो सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी. इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे. क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू, या हम यहाँ बुक में आपके ई लिखा है तो वैल्यू ऑफ ई फाइंड करेंगे तो हमारे पास सी वी फाइंड हो जाएगा, दैट इज़ डी ई अपॉन डी टी. क्लियर? अब दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एक और स्पेसिफिक हीट होती है, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर प्रेशर को कांस्टेंट करें तो उसको हम सी पी बोलते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करें तो उसको हम सी वी बोलते हैं. The Cp and Cv do not differ very much, especially at low temperature, because the volume expansion of solids is very very small, but at ordinary temperature there is
सफिशिएंट डिफरेंस इन दीज टू स्पेसिफिक हीट्स। लो टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू लगभग सेम रहती है। अगर हम ग्राफ देखें, इधर हम टेम्परेचर लें और वाई एक्सिस की अलोंग हम स्पेसिफिक हीट लें, तो अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह का हमें मिलता है कि लो टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू सेम रहती है और हाई टेम्परेचर पे ये कुछ डिफ़र होते हैं। दिस ग्राफ इज़ फॉर Cp and this is for Cv. तो up to this temperature the value of Cp and Cv is almost same. Clear? So we find the value of specific heat at constant volume dE. Clear? ये हमारी मंजिल है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? E कैलकुलेट करना है. Okay? Now let us start classical theory of specific heats of solids, Dulong-Petit's law. As per classical theory, we regard the atom in a solid to be free to vibrate about their mean positions as atomic or harmonic oscillator in three-dimensional space of lattice. These oscillators are although interrelated but are assumed to vibrate free from other such oscillators. Clear? हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऐसा माना गया कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं सॉलिड के अंदर, दे बिहेव एज थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक एटम थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहा है, तो हम अगर उस ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी फाइंड करें तो दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वन एटम है, एक एटम दैट इज इक्वल टू थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर? या हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर थ्री एटम्स, दिस इज इक्वल टू वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर? एंड देयर आर n number of atoms, there are n number of atoms, तो total number of oscillators कितने बने? they are the 3n. Clear? One number of atom is equal to three dimensional harmonic oscillator, then n number of atoms is equal to 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। क्लियर हुआ? एक बार और देखिए, इसको समझने की कोशिश करें कि वन एटम इज बिहेव एज थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक एटम थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है की तरह बिहेव करता है, और वी कैन से दैट three atom behave as one dimensional harmonic oscillator, and we have n number of atoms, यानी कि n number of atoms they behave as three dimensional harmonic oscillator, or we can say that there are 3n atoms of one dimensional harmonic oscillators। या हम ऐसा कर सकते हैं कि we have 3n one dimensional harmonic oscillator. So we find the value of energy for one dimensional harmonic oscillator and then multiply it by 3n, then we will get the total energy. Clear? तो हमें पहले एनर्जी फाइंड करनी है, उसको हम लास्ट में 3n से मल्टीप्लाई करेंगे। 3n से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वी विल गेट द Cv। तो इस तरह से हम करने जा रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो टोटल एनर्जी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल क्या वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, सपोज काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं दैट इज इक्वल वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप इसको m से डिवाइड करें, m से मल्टीप्लाई करें तो एम वी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ एम वी का स्क्वायर डिवाइड बाय m, और एम वी आप जानते हैं मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना p स्क्वायर बाय 2m। क्लियर? नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइक दिस, स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो ये होती है हाफ की एक्स स्क्वायर, हाफ की एक्स स्क्वायर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और जो ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी दैट इज अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम, तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो हमारे पास एनर्जी बनी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर m is the mass, omega is the natural frequency of the atomic और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। यहाँ कंसिडर किया गया है कि all atoms vibrate with the same frequency। वैसे तो ये सही नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स डुलुंग पैटिट ने ये एज्यूम किया कि ऑल एटम्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सो टोटल एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? हम इसकी एवरेज एनर्जी फाइंड करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ओबेज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हम एवरेज एनर्जी फाइंड करते हैं। एवरेज एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये टोटल एनर्जी बनेगी U से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन यू डी यू को, यूरो से इन्फानाइट, फिर या यहाँ E लिखा हुआ है तो E से मल्टीप्लाई करेंगे एन ई डी ई, जीरो से इन्फानाइट इंटीग्रेट डिवाइड बाय जीरो से इन्फानाइट एन ई डी ई, तो उसको आप कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये बचेगा जीरो टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी डी ई, और डिनोमिनेटर में बचेगा जीरो टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस ई बाई के टी डी ई। अब ई की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। ई है हमारे पास पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम, तो ई की वैल्यू आप पुट करें। ई की वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन ये मिली, इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस ई था, ई की वैल्यू भी पुट कर दी हमने। क्लियर? और नीचे भी हमने पुट कर दिया। और जो हमारे पास न्यूमिनेटर में देखिए आप दो टर्म हैं पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप अलग अलग लिख लें तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी पी स्क्वायर बाई 2m ई की पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के टी ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी डी पी डी एक्स, डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों केस में, और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के टी ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में देखिए ई रेज टू पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी, ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, लेकिन पी वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ऊपर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ पी वाली टर्म बचेगी, एक्स वाली कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2m पी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के टी डी पी, जीरो टू इन्फिनिट, और नीचे भी पी स्क्वायर वाली टर्म। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड, उसमें देखिए आप पी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ बचेगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो सेकंड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी। क्लियर? अदर टर्म कैंसिल्स। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी स्क्वायर बाई 2m के टी को आप वाई स्क्वायर पुट करें
एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 kT को जेड स्केयर पुट करें और यहाँ से आप डी पी और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इसको आप इक्वेशन नंबर 4.5 में पुट करें तो हमारे पास ये मिलेगा के टी 0 to इन्फानाइट वाई स्केयर ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर डी वाई डिवाइड बाई 0 to इन्फानाइट ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर डी वाई। इसी तरह से दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी। अब यहाँ हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे जो आपको यूनिट लास्ट यूनिट्स में बताया था। तो वाई स्केयर ई की पावर माइनस वाई स्केयर डी वाई 0 से इन्फानाइट ये होता है √π/4 और ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर डी वाई 0 to इन्फानाइट ये होता है √π/2। ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद वी विल गेट एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू के टी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर। तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी हमने फाइंड कर ली है। क्लियर। अब आपको स्टार्टिंग में बताया था देयर आर 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इस एनर्जी को हम 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 3n/kT। क्लियर। एनर्जी मिली हमें टोटल और टोटल एनर्जी आने के बाद हमें निकालना है CV और CV आप जानते हैं dE/dt। आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देन यू विल गेट CV इज इक्वल टू 3n/k। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर 1 मोल हो तो हमारे पास 3n/k। k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो n/k होता है r गैस कांस्टेंट। तो C इज इक्वल टू 3 × r की वैल्यू आप पुट करेंगे तो CV हमें मिलेगा 5.97 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये मिल रहा है दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सॉलिड्स दैट इज इक्वल टू 3r और अबाउट 6 कैलोरी। क्लियर। Hence, we can say that from Dulong and Petit's law, heat capacity of all solids remain constant and independent of the temperature. And using classical theory and Dulong-Petit's law, it is found that a result of this theory agree with experimental result only at high temperature and up to room temperature for many solids including the metals. But at low temperatures the agreement however fails because specific heat of all solids is found to decrease rapidly at low temperature and it approaches to zero at the absolute zero temperature. So these are some limitations of this theory and the real answers to these discrepancies was provided by quantum theory जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वन इज़ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड अनदर इज़ Debye's theory. Up to this point, if you have any problem, you can ask. Thank you.